हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर चुके हैं और जिनका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को है। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी सही तरीके से की है तो आपने मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का रिवीजन सही तरीके से किया होगा। इस वाले वीडियो में हम रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ था और उसमें जो री एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। हालांकि ये बात तो तय है कि आपने बहुत सारे वीडियो जहाँ पर प्रीवियस ईयर के देख लिए होंगे, लेकिन करंट में इस वीडियो को बनाने से आपके माइंड में एक रिवीजन हो जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, ताकि आप एक्सपेक्ट कर सकें कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आई होप इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। तो ये लिखा हुआ है, सदस्य पूरा कीजिए, कंप्लीट द एनोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, लोहा का रिलेशन एफी से है तो चांदी का रिलेशन आपको निकालना है। हम सभी जानते हैं कि लोहे का सिंबल एफई होता है, तो चांदी का सिंबल भी हमको पता है ये एजी होता है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजी। सिंपल सवाल था। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है जैसे कि एनोमोमीटर इसके लिए है। अगर बैरोमीटर का रिलेशन वायु दाब से है तो एनोमोमीटर का रिलेशनशिप किससे होगा? तो जिस प्रकार वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार एनोमोमीटर का प्रयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हवा की गति। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगले सवाल में चलते हैं। 49 रुपए की धनराशि यहाँ पर लिखी हुई है। 49 रुपए की धनराशि में क्या क्या कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है? 49 रुपए की धनराशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर छोटा सा स्पेस है तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। एकदम बेसिक से सॉल्व करना है। बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। इस तरह के सवालों को हम आखिरी से बनाते हैं सी से। तो मान लो सी को अगर x रुपए मिलते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ए को, बी को, सी को। सी को अगर x रुपए मिलते हैं तो बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलेंगे, तो बी को मिलेंगे x+4 रुपए। सेम एज ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, तो अगर बी को मिले हैं x+4 तो ए को मिलेंगे इससे 5 ज़्यादा, तो हो जाएगा x+4+5, तो x+9 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का अमाउंट। तो ये तीनों का अमाउंट जोड़ के कितना बनेगा? 49, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी है। तो सबको जोड़ देंगे तो x x x ये हो जाएगा 3x, और 9 और 4 हो जाएगा 13। ये वैल्यू हो जाएगी 49 के बराबर। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे चला गया 49 में 13, तो ये बचा 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू 12, तो a को कितना रुपए मिलेगा? a को मिलेगा 12 और 9 21 मिलेगा a को। b को कितना मिलेगा? 12 और 4 16 मिलेगा। c को कितना मिलेगा? x ही मिलेगा 12। तो 21:16:12 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं एक दो। तो हालांकि बहुत ही सिंपल सवाल है। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले सारे सवालों में से ज़्यादातर सवाल तो सिंपल होंगे, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर घुमा कर पूछ लिए जाते हैं, जो मतलब नया नया आपको सरप्राइज मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो अब देखो, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक कोड के अनुसार अंक 0 1 2 3 4 6 7 8 9 को क्रमशः ABCDEFGH और IJ द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये पूरी बड़ी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। C×D प्लस F×J अपॉन में D की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, 0 को A लिखा जाता है, 1 को B लिखा जाता है, 2 को C लिखा जाता है। मतलब एक कम करके वो काउंट करा रहा है। तो C×D कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको देख लेना है C कितना है। C लिखा है 2, और D कितना है? चौथे नंबर पे D लिखा है, तो चौथे नंबर पे 3 लिखा है, तो D की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 2 जा हो गया 6, प्लस F की जगह क्या लिखा है? F की जगह लिखा है 5, और J की जगह क्या लिखा है? J लास्ट में लिखा है, ये हो जाएगा 9। तो 5 और 9 जा होता है 45। डिवाइड में कितना हो जाएगा? D हम जानते हैं कितना है, 3 है।
तो ये आएगा 45×6 = 51, 51/3 होता है 17। तो 17 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। सिंपल तरीके का सवाल है, कोई भी कठिन प्रोसेस नहीं है, आराम से सवाल बन जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। अब देखो अगला सवाल जो रीजनिंग का है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से बनाना है। एक्स यू का भाई है, तो मैं इसको एकदम बेसिकली बनाता हूँ ऐसे करके। एक्स और यू है जो, इन दोनों में ब्रदर का रिलेशनशिप है, ठीक है। एक्स यू का भाई है, यू जेड की बेटी है। यू किसकी बेटी है? जेड की, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, तो ये इसकी बेटी है, तो इसका भी रिलेशन इससे माँ का हो जाएगा। वाई जेड की बहू है। जेड की बहू कौन है? वाई है। तो अगर इसकी बहू है और यू जेड की जो है बेटी है, तो बहू कैसे आएगी? तो ये एक्स की क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। तो वाई जेड की बहू है, तो ये एक्स की वाइफ होगी, ये बात तो क्लियर है। वी एक्स का बेटा है। वी एक्स का बेटा है, ये एक्स है, इसकी वाइफ वाई है, इसका बेटा कौन है? इसका बेटा है वी। इसका बेटा है वी। वी की माँ कौन है? सिंपल सी बात है, वी की माँ कौन है? वी की माँ वो होगी जो एक्स की वाइफ होगी। एक्स की वाइफ कौन है? वाई। तो वी की माँ क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। जैसे एक्स यू का ब्रदर, तो इसका हो गया। यू जेड की बेटी है, तो यू अगर जेड की बेटी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स उसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो बहू है, एक्स की वाई जो हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। और इससे रिलेशनशिप आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा वाई लास्ट में। अगला सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सांख्यिकी डाटा का ग्राफीय निरूपण नहीं है? मतलब अगर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल फॉर्म में, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हो? तो देखो, ये हम सभी जानते हैं कि जो आवृत्ति बहुभुज होता है, इससे भी कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं, दंड आरेख से भी कर सकते हैं। लेकिन जो संचयी आवृत्ति विवरण होता है, इससे इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता डेटा को निरूपण करने से, तो यही इसका निरूपण नहीं कर सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। अब देखो अगला सवाल लिखा हुआ है, यदि लैंग्वेज के पहले और दूसरे अक्षर आपस में बदल दिए जाएं, तीसरे और चौथे अक्षर को, पांचवें और छठे अक्षर को, इस तरह आगे भी, तो आपके बाएं से गिनने वाला पांचवा अक्षर कौन सा होगा? क्लियर है? पूरा सवाल देखो नहीं बनाना है, रीजनिंग के सवाल ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, पूरा सवाल कभी नहीं सॉल्व किया जाता। यहां पर देखिए, लैंग्वेज के पहले और दूसरे को चेंज करना है, पहले और दूसरे को, तीसरे और चौथे को, चौथे और पांचवें और छठवें को। तो पांचवा वही होगा तो छठवां होगा। पांचवा यू है, और यहाँ पर क्या है? छठवां ए है, तो जो पांचवा हो जाएगा वो ए और छठवां हो जाएगा यू। सवाल में कह रहा है बाएं से गिनने वाला पांचवा अक्षर क्या होगा, तो पांचवा अक्षर ए होगा। आप डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं, तो ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर सिंगल डी है, यहाँ पर दो डी है, यहाँ पर एक डी है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर चार डी है, और यहाँ पर 1 2 3 4 7, यहाँ पर 7 डी है। तो अगला क्या ऑप्शन आएगा, ये आपको फिल करना है। तो अगले में देखो क्या आएगा, एक 1 2 2 2 4, ये तो ऐसे नहीं बन रहा। देखो एक बार और देख लेते हैं, 1, यहाँ पर 2 ऐड किया गया है, यहाँ पर 3 ऐड किया गया, तो यहाँ पर 4 ऐड किया जाएगा, 11। तो जहाँ पर 11 डी आएंगे वही इस सवाल का आंसर होना चाहिए। तो 11 डी कहाँ पर आ रहा है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 डी, ऑप्शन नंबर सी में 11 डी आ रहा है, इसलिए यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये 11 डी से ज्यादा है। कभी कभी जब ऐसे ब्रिक करने वाले सवाल आते हैं, एक सीरीज में सॉल्व नहीं होते, तो दूसरी सीरीज में उनको ब्रिक कर लिया जाता है, और अगर दूसरे से भी सॉल्व ना हो तो तीसरे में कर लो। हालांकि तीसरी तक में 99% सवाल सॉल्व हो जाते हैं, पर अगर नहीं बनता है तो आप इस तरह का तरीका आप फॉलो कर सकते हो। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 88 लिखा है, 108 लिखा है, 130 लिखा है, 154 लिखा है, अगली संख्या क्या होगी? तो देखो कैसे निकालना है, 88 और यहाँ पर 12 8, 88 और 20 108 हो जाएगा, 108 और 22 130 हो जाएगा, 130 में 24 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, तो 20 2 22 तो 24, अगले में 26 जोड़ेंगे तो 154 और 26 हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। ओरल सवाल था ये, कुछ नहीं करना इस तरह के सवाल में। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 12 छात्र केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्त में खड़े होते हैं। एक ऐसे आपको सर्किल ड्रॉ कर देना है, पहले सिंपल सी बात है, एक सर्किल आपको यहाँ पर बनाना है। 12 छात्र यहाँ पर आपको दिखाने हैं सर्किल के अंदर ही, तब ये सवाल सॉल्व होगा। 12 छात्र एक वृत्त में खड़े होते हैं और घड़ी के घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पहला छात्र पहले घंटे की स्थिति में, दूसरा छात्र दूसरे घंटे की स्थिति में, इसी तरह 10वें छात्र के सापेक्ष दाईं ओर वाला छात्र किस दिशा में है। तो इस छात्रों का जो मुख है, जैसे घड़ी की सुइयां होती है ना, एक दो करके, ऐसे करके 12 छात्र हैं। हम सभी जानते हैं यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 10। 12 छात्र हैं, तो जो 10वां छात्र आएगा, 10वां छात्र आएगा इस जगह पे। क्लियर है। तो 10वें छात्र के सापेक्ष उसके दाईं तरफ वाला छात्र है। तो 10वें अगर अंदर की तरफ मुख है सबका, तो 10वें का जो बाईं तरफ होगा वो होगा 11वां वाला, और इसका जो दाईं तरफ होगा वो होगा 9वां वाला। तो दाईं तरफ वाला छात्र किस दिशा में है, तो 10वें पर एक्सिस ड्रॉ कर दो ऐसे करके। तो किस दिशा में आएगा, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, साउथ ये है, तो साउथ वेस्ट आ जाएगा। क्लियर है। साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर डी पे था। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 से 104 हुआ है, फिर 130 हुआ है, फिर 156 हुआ है, 178 हुआ है। तो असमान संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या जो नहीं आनी चाहिए। देखो 78 से 104 हो गया, कितना बढ़ा है ये, 22 और 4 26 बढ़ा है। 26 तो यहाँ भी बढ़ा है, 26 तो यहाँ भी बढ़ा है, लेकिन आगे 26 नहीं बढ़ा है। 156 और 26 मिलकर बना देते 182। तो 178 जो आया है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा असमान संख्या, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई का जब एक 80 किलोमीटर की गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर गति से चलती हुई दूसरी को 40 सेकंड में पार करती है, तो उनकी संयुक्त लंबाई क्या है। संयुक्त लंबाई क्या होगी, देखो हम जानते हैं अगर विपरीत दिशा में चल रही है, यहाँ पर दिशा क्या लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है उसी दिशा में, अगर सेम दिशा में चलती है तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। तो 84 और यहाँ पर 80, 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ जाएगी, इनकी टोटल चाल आ जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आंसर मीटर में आ जा रहा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना रहेगा, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिखा है, 40 सेकेंड। टोटल लेंथ यहाँ से आ जाएगी 18 टू द 36, 5 दूना 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो 400 आएगा। संयुक्त लंबाई 400 मीटर आएगी, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। सवाल में कुछ नहीं था, सिंपल सवाल था। ऐसे सवाल आप सिंपल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से ही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 95474 को GCBEB से डिनोट किया जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या डिनोट किया गया है, 9 से G किया गया है, 5 से C किया गया है, 4 से B किया गया है, 7 से E किया गया है। ऐसे करके कुछ लॉजिक काम कर रहा है आपका। अगर आप थोड़ा लॉजिक काम करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 को लिखा गया है जी का वैसे ओरिजिनल प्लेस क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर देखो 2 घटा के लिखा गया है, 9 में 2 गया तो 7, 7 पे जगह पे आता है G, 5 में 2 गया तो 3, 3 की जगह आता है C। तो यहाँ पर 2 माइनस करके नंबर लिखा गया है, तो सेम एज यहाँ भी 2 माइनस करके लिखा जाएगा। तो 7 में से चला गया 2 तो आएगा 5, 5 में आता है E, तो जिसका पहला अक्षर E होगा, यही इस सवाल का राइट आंसर है। पूरा सवाल हमको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, पूरा सवाल सॉल्व करने का मतलब आपकी कहानी दी एंड है। तो ये हो गया। अब देखिए तालिका वाला एक सवाल आता है। देखो यूपी कांस्टेबल में 3 तरह के सवाल नॉर्मली हर बार आते हैं। एक तालिका वाला सवाल आता है, एक सवाल वो वाला आता है कि एक स्टूडेंट के पास ये डिग्री है, उसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है, तो 3-4 उसमें कंक्लूजन दिए जाएंगे, बोलेगा उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने टेक्स्ट बुक में लगाए होंगे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल में कह रहा है कि BMGK PU का कोड क्या है, इसका कोड क्या होगा। तो कोड के लिए शॉर्ट तरीका अपनाना है। कोड में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, यू। कोड के लास्ट वर्ड देखो, लास्ट वर्ड सब में सेम है क्या, सब में देखो सेम नहीं है। तो पहले देखो बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का क्या है, 8 है। तो पहले पहले क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में 8 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा। सेकेंड में कह रहा है देखो एम, सेकेंड में देखो एम कह रहा है M6 है, सेकेंड में 6 आएगा, तो सेकेंड में 6 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। पहला बचा और चौथा बचा। पहले और चौथे में अगर तुम ध्यान से देखो तो लास्ट वाला ऑप्शन अलग अलग है, लास्ट में मिला लेते हैं। लास्ट में यू है, यू का परसेंट है, तो लास्ट में परसेंट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल देखिए, 28 से 126 पहुंचा है, 126 से 344 पहुंचा है, 344 से 1132 पहुंचा है, तो आगे एक सवाल में कहाँ पहुंचेगा वो, आगे आगे संख्या कौन सी आएगी।
तो देखो ऐसे सवाल में ना आपको कोई ऐसा ट्रिक दिख रहा, ना कुछ ऐड करने वाला दिख रहा, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक दिख रहा है। लॉजिक क्या है देखो, 28 का मतलब क्या होता है? 28 का मतलब होता है 3 का क्यूब + 1। 3 का क्यूब होता है 27, 27 और एक होता है 28। ये कितना हो जाएगा? 126। 5 का क्यूब + 1, आगे ये 7 का क्यूब + 1, आगे ये कितना लिखा हुआ है? 1332 लिखा हुआ है। 1332 का मतलब कितना होता है? 11 का क्यूब + 1। तो आप देख यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये प्राइम नंबर का क्यूब + 1 आ रहा है। तो अगला जो सवाल आएगा 11 के बाद 13 का क्यूब + 1 आएगा, और 13 का क्यूब होता है 2197। 2197 होता है 13 का क्यूब, इसमें एक जोड़ दो तो आएगा 2198, और 2198 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप सवाल को समझ पा रहे हैं? इस तरह के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही मतलब नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है TLSEEV, अक्षरों की श्रृंखला में व्यवस्था को ध्यान से देखिए। तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द दे सकती है? कौन सा वर्ड इसे जनरेट हो सकता है? तो डबल ई आया है, डबल ई आया है, ठीक है, ये आ सकता है। इससे देखो VESSEL आ सकता है, VESSEL। डबल एस तो नहीं आ सकता क्योंकि डबल एस यहां पर नहीं है। TEA नहीं आ सकता क्योंकि ए यहां पर नहीं है। STEEL ये बिल्कुल आ सकता है। क्या चौथा वाला आ सकता है? चौथे वाले में डबल ई है, लेकिन साथ में यहां पर एक वर्ड आया है LEA, और ए वहां पर नहीं है, इसलिए जनरेट नहीं होगा। स्टील ही से जनरेट हो सकता है, यही इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसे आपको तुरंत बनाना है, जितना तेज आप वहां पर बनाओगे उतना जल्दी आपको अगले सवाल के लिए टाइम मिल जाएगा। वहां पर आपको क्वेश्चन क्या करना है ना, क्वेश्चन को देख के अगर नहीं भी आ रहा है, थोड़ा पैसेंस रखना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से बनाना ताकि सिली मिस्टेक्स आपसे बिल्कुल ना हो। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि शब्द पोटेशियम के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? पोटेशियम का एक बार प्रयोग करके। तो यहां से ये वर्ड तो डायरेक्टली बन सकता है MASS। क्या MOUSE बन सकता है? ये नहीं बन सकता। TOAST बन सकता है क्या? TOAST में टी डबल बार आ गया, नहीं बन सकता। ये भी नहीं बन सकता। तो एक मासी ऐसा वर्ड है जो इससे जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल जो आया है, ये सवाल काफी अच्छा है। यही सवाल थोड़ा कैलकुलेशन वाला आया था। अगर आप जितने सवाल देख रहे होंगे ना, हर सवाल को आप बना सकते हैं 30 सेकंड में, 1 मिनट में। बनाने वाले तो उसको इस तरह के सवालों को 30-30 का 10-10 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन ये जो सवाल है, इस सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि अगर M ≠ N लिखा है तो ये लॉजिक फॉलो करना है, इस लॉजिक को फॉलो करना है। अगले वाले में क्या कह रहा है? अगले वाले में कह रहा है कि अगर M?N लिखा है तो इस वाले लॉजिक को फॉलो करना है। तो सवाल में यह कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस लॉजिक को फॉलो करने पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहला देखो 2?3 वाला देखो, अगर 2?3 है तो ये वाला लॉजिक अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा M+N² -Mn। तो 2+3 मतलब 5 का स्क्वायर, 25 -2 × 3 6, 25 में 6 गया 19। तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 19। बात क्लियर है? हमें कुल मिला के इस लॉजिक को ही फॉलो करना है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाला लॉजिक है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सॉल्व करने में M+N² -Mn लगाएंगे, तो 25 - 6 19 आ जाएगा। बीच में क्या लगा हुआ? नॉट इक्वल। यहां पर ध्यान देना डबल लॉजिक है। लॉजिक पहला सॉल्व किया, अब लॉजिक दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर बीच में एक लॉजिक है। अब देखो 5 ≠ 3 का आंसर कितना आएगा इस वाले ब्रैकेट का? तो नॉट इक्वल वाले में आएगा M² + N² -Mn। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 कितने होते हैं? 34। 34 - 5 दिए 15 6। तो 34 में से अगर हम घटाएंगे कितना? 5 दिए 15। तो 34 में 15 का तो कितना आया? ये आ गया 19। तो यहां पर आ गया 19। क्लियर है? 19 नॉट इक्वल 19 में लॉजिक कौन सा सॉल्व होगा? तो फिर यही लॉजिक होगा M² + N² -Mn। तो M² + N² कितना हो जाएगा? 19 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर, 361। और 361 कितना हो जाएगा? अगर 360 होता 720 होता, तो 722 हो जाएगा, माइनस M × N 361 हो जाएगा कुल मिला के। तो देखो
2 में 1 गया 1, 36 72 में गया 36 और 36 आ गया, ये आ गया 361। 361 इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसा पुराना था, बहुत अच्छा सवाल था कोई। मतलब इस तरह के सवाल को बनाने में ना क्या होता है कि जब रैंडमली ये सवाल आपके सामने आता है, तो जैसे आपको टाइम लगता है सवाल को सॉल्व करने में, तो आपके दिमाग में प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर ही आपको तोड़ देता है अगले सवाल के 1 या 2 मिनट को। तो बस प्रेशर से सॉल्व नहीं करना है। अगर ऐसा सवाल मान लो आ जाता है रैंडमली, तो चाहो तो इसको आप बाद में कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब सवाल में लिखा है P अगर डिवाइडेशन को दिखाता है, Q मल्टीप्लाई को दिखाता है, R प्लस को दिखाता है, S माइनस को दिखाता है, तो इसका मान क्या होगा। तो उसको लिख लेंगे ऐसे करके, 9Q दिखाता है मल्टीप्लाई को, फिर आ गया P दिखाता है डिवाइडेशन को, फिर आ गया R दिखाता है हमारा प्लस को, फिर आ गया S दिखाता है हमारा माइनस को, फिर आ गया 5। तो 3 5 ज़ा 15, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 8 53, 53 में चला गया 5, तो आ गया 48। यही इस सवाल का राइट आंसर। क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल भी आए थे जहां पर आपको थोड़ा सा जीएस का प्रयोग करना है। सारे सवाल वहां पे मैथमेटिक्स रीजनिंग के नहीं आते हैं, एक दो सवाल ऐसे घुमा फिरा के आते हैं जो जीएस वगैरह के होते हैं, या फिर ज्यादातर सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं कि अगर इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा। तो ऐसे सवाल भी वहां पर बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, तो प्रिपेयर होकर बिल्कुल तरीके से जाना है। रीजनिंग का मतलब प्योर रीजनिंग नहीं है, वो एक दो सवाल घुमा सकता है। और मैथ में तो ज्यादातर सवाल पूरे के पूरे मैथ के ही देगा, लेकिन रीजनिंग में घुमा देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाथी का रिलेशन श्रीलंका से है, तो कंगारू का रिलेशन किससे होगा। तो जैसे हाथी सिंबल है श्रीलंका का, तो कंगारू किस में आता है, कंगारू आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने अपनी सहेली कृष्णा से कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा है और मधु कह रही है, किसने, अपनी सहेली कृष्णा से बात कर रही है कि वह मेरे पिता की माँ, पिता की माँ मतलब दादी, दादी का इकलौता बेटा। तो दादी का इकलौता बेटा मतलब उसके पिता हो गए। तो मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति अगर मधु का पिता है, तो वो उनकी क्या हुई, बेटी हुई। तो इसका आंसर बेटी हो जाएगा। ये ए इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल लिखा हुआ है, GARB को HEAR लिखा जाता है, तो सवाल में कह रहा है कि DROP को क्या लिखा जाएगा। देखो इस तरह के सवाल को आपको छोड़ के आना 100%, आपको इस तरह के सवाल को करना नहीं है। वैसे करोगे भी तो बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होगा। इस सवाल का लॉजिक पता है क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 7AGARB, तो C का मतलब कितना होता है 7, तो 7 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8। तो 8 जो आएगा वो अगला वर्ड होगा। क्लियर है। ए लिखा है, ए मतलब होता है 1, अगला है तो 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 5। तो 5 नंबर पे जो आता है वो लिखा जाएगा यहाँ पर, ई हो गया। तीसरा होता है 18, 18 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 3 का स्क्वायर 9, 18 9 27। तो 27 मतलब क्या हो जाएगा, जेड के एक आगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए। इस तरह के लॉजिक को सॉल्व किया गया। बताओ इस तरह के सवालों को आप वहां पर बनाओगे, इस तरह के सवालों को बनाओगे तो आपको कई सवाल छूट जाएंगे। तो एक दो सवाल ऐसे आते हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ता है, और इसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ स्किपिंग। आपके अंदर सवालों को सॉल्व करने की स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन कौन से सवाल को छोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ड्रॉप लिखा हुआ है, तो सेम ऐसे लॉजिक से आप बना सकते हैं। तो डी मतलब 4, तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5, पहले नंबर पे आएगा 5। लास्ट वाला देखते हैं, देखो ये लिखा 16, 16 प्लस 1 2 3 4, 16 प्लस 4 का स्क्वायर, 16 16 32, तो लास्ट में 32 आएगा, 26 6 32, तो लास्ट में ये आएगा एफ। और अगर सेकेंड वर्ड देखें हम डी, तो आर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 18 प्लस सेकेंड पे लिखा है तो 2 का स्क्वायर, 18 और 4 होता है 22, तो 22 आएगा वी। तो ऑप्शन नंबर डी ईवी एक्सएप ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह के सवालों को आपको करना नहीं है, बेसिक तरीके से छोड़ देना है। और इस तरह के सवालों को जब आते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको बाद में सॉल्व करें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको मैं हल्का सा इरेज कर देता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन समझा जा सके। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है, ये लिखा है स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट वाले सवालों में स्टेटमेंट को आपको किंग मानना है, बिल्कुल जो ये कह रहा है वही फॉलो करना है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। देखो तो क्या कह रहा है, लाल बाले वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है, तो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है। अब देखो यहाँ पर लाल बाल वाले लोगों की बात की गई है, सभी लोगों की बात तो की नहीं गई है, तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता है। सेकंड लिखा हुआ है लाल बाल वाले लोग केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं। अब ये कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही, क्यों, लाल बाल वाले बाइक चलाना पसंद करते हैं ये उनकी एक चॉइस हो सकती है, लेकिन यही उनकी एक अकेली चॉइस है, ऐसा स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट फॉलो करता और ना ही सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। ये लिखा हुआ है, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो तो इस तरह के सवाल को करने का तरीका क्या है, सिंपल सा आपको एक सर्किल बनाना है और आपको एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल तरीके से। सवाल में लिखा हुआ है यदि आप उत्तर पूर्व यहां पर आएगा, इसकी तरफ मुख करके ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। मुंह करके शुरू करो और 45 डिग्री बाईं ओर मुड़े। 45 डिग्री यहां से बाईं ओर मुड़ो तो आ जाओगे कहां पर, उत्तर में आ जाओगे। अब आप किस दिशा में हैं, तो अब आप उत्तर दिशा में हैं, सीधा यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है, जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं और 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं। 5 किलोमीटर चलते हैं उत्तर की तरफ ऐसे, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेंगे, फिर 5 चलते हैं। तो शुरुआती बिंदु से, मतलब इस बिंदु से आपकी बिंदु से कितने दूर अभी यहाँ पर आप हैं, तो ये 5 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा √5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, √50 आएगा, जो लगभग आएगा 7.07 के आसपास, ठीक है। तो लगभग 7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल में कह रहा है कि कौन सी आकृति जो पैटर्न को पूरा करती है। यहां पर देखो 3 ट्रायंगल हैं, तो 3 ट्रायंगल को ऐसे बना दिया गया है, बिगड़े हुए ट्रायंगल को सही कर दिया है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इनको सही करके ऐसे बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है दी हुई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। अब अक्षर श्रृंखला क्या लिखी हुई है, ABCGHI, फिर आगे लिखा हुआ है STU। तो ए का जी से है, 6 बढ़ा है, तो जी में 6 बढ़ा देंगे 13, तो आएगा M, फिर 13 6 19, तो हाँ M फिल करने पर पूरी की पूरी सीरीज फॉलो हो रही है, तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करके भी देख लेना है। जैसे B 2 और 6 8, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 मतलब N, मतलब यही सवाल फॉलो हो रहा है, तो MNO इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो देखते हैं इस वाले सवाल में, 150 छात्रों में की कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में हुए और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में हुए। तो इसका हम बना लेंगे एक वाइन डायग्राम, सिंपल सी बात है। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल हैं 150। यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले, यहाँ पर है केमिस्ट्री वाले। क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 छात्र गणित में है, 60 छात्र रसायन विज्ञान में है, 20 छात्र दोनों में है। तो 20 अगर दोनों में है तो 70 अगर गणित में थे तो गणित के 50 बचेंगे, रसायन विज्ञान में 60 थे तो 20 कॉमन हटा के बचेंगे 40। सवाल में कह रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए, 50 और 40 कितना हो गया 90, 90 और 20 कितना हो गया 110। तो ये तो उत्तीर्ण होने का ग्राफ है, तो 150 टोटल थे और 110 अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं जो बच रहे हैं इसमें से, तो बच रहे हैं 40, इसलिए 40 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल का लॉजिक आपको दिख रहा होगा, ये 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ठीक है, बेजोड़ पहचानना है आपको। तो ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। सिंपली आपको दिख रहा होगा ऑड नंबर्स का क्यूब है, 8 का जो क्यूब है वो इवन नंबर वाला है, इसलिए यही एक असमान संख्या है, यही बेजोड़ है। यहां पर देखिए 7 का रिलेशन किससे है, 48 से, 12 का रिलेशन किससे होगा, तो सिंपली लॉजिक से आप समझ सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में एक घटा के यहाँ पर लाया गया है, 7 के स्क्वायर में एक घटा के 48 आया है, तो 12 के स्क्वायर में एक घटा देंगे तो 144 में एक घटाएंगे तो 143 आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल तो आप बना सकते हैं अपने मन से। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, दिए गए आरेखीय परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूरा सवाल आपको रीड नहीं करना है, देखना है क्या पूछ रहा है, कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। तो कॉफी पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, सर्किल में हैं, तो सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हैं, सिर्फ कॉफी, देखो 25 और देखो ये 20, यही चीजें इंडिपेंडेंट है। बाकी 15 देखो ट्रायंगल से मिला हुआ है, 30 मिला हुआ है इस पूरे पूरे रेक्टेंगल से, ठीक है, 7 इसके अंदर मिला हुआ है, तो 25 और 20 यही इंडिपेंडेंट है। तो यही वो हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। तो 20 और 25 कितना हो गया 45, तो 45 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इसमें अगली संख्या क्या होगी, तो 3 7 15 31 63। देखो 3 2 6 +1,
7 2 जा 14 +1, तभी तो 15 बन रहा है। दुगना करके एक ऐड कर रहा है। 15 2 जा 30 +1, 31 2 जा 62 +1। तो आगे दुगना करके एक ऐड करना है। तो 63 दुगना होगा है 126, 126 और एक होता है 127। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, उस शब्द का चयन कीजिए जो कि अन्य से भिन्न है। तो ये सवाल जीएस का है। वैसे ये जो सारे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हॉर्नबिल आंसर माना गया है। हॉर्नबिल इस सवाल का उत्तर हो जाए। अगला सवाल है, हृदय जैसे जैसे हार्ट का मतलब होता है ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो लंग्स किस में यूज होते हैं? लंग्स यूज होते हैं ब्रीथ करने में, सांस लेने में। ये भी रीजनिंग का सवाल था। अब अगला सवाल देखो आया, ये सवाल अच्छा है थोड़ा। जब शहर में एक्स वाई और जेड नाम की तीन सड़कें एक दूसरे के समांतर हैं, तीन सड़कें हैं एक दूसरे के समांतर हैं, यदि एक्स सड़क सबसे व्यस्त नहीं है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, एक्स सबसे बिजी नहीं है, और सड़क वाई सड़क जेड से अधिक व्यस्त है, वाई और जेड दोनों व्यस्त हैं, लेकिन वाई जो है वो जेड से ज़्यादा व्यस्त है। मतलब वाई पर अगर मान लो 4 व्हीकल्स चलते हैं तो जेड पर मान 2 ही चलते हैं, वाई ज़्यादा बिजी है। तो सवाल में कह रहा है सबसे बेस्ट सड़क कौन सी है? तो सबसे बेस्ट कौन सी होगी? सिंपल सी बात है, वाई होगी, क्योंकि एक्स पर तो ट्रैफिक ही नहीं है, और वाई पर है वो भी जेड से ज़्यादा ही है, तो वाई सबसे बिजी होगी, तो वाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑड नंबर कौन सा होगा? तो 343, 512, 216 ये क्यूबिक नंबर्स होते हैं। 169 13 का स्क्वायर होता है, यही ऑड नंबर है। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो नंबर्स ऑफ बॉयज हैं, अगर नंबर्स ऑफ गर्ल्स का 3 गुना है, तो गर्ल्स अगर एक्स हैं तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है? कौन सा नंबर बच्चों की संख्या का नहीं हो सकता? तो देखो, अगर ये x है और ये 3x है, तो टोटल नंबर कितने आएंगे? टोटल संख्या आ जाएगी 4x। तो जो भी नंबर होगा कक्षा में बच्चों का, वो 4 का पूरा क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो जो नंबर 4 का मल्टीपल होगा उतने स्टूडेंट क्लास में हो सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए, ये 22 4 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए यही इसके योग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? अगर ये 1 यूनिट है तो बॉयज हो जाएंगे कितने यूनिट? 3 यूनिट। तो 1 और 3 कितना मिलके बन गया? 4 यूनिट बन गया। तो आंसर 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल आएगा तो 20 और 24 और 40, ये सारे 4 के मल्टीपल होंगे। तो ये तो योग का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन जो 4 का मल्टीपल नहीं है वो नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वही सवाल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज काउंट करने बहुत ही आसान है, जिसको तरीका पता है वो ऑलरेडी कर सकता है। देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? पहली बात देखो, 8 यहाँ पर हो जाएंगे अकेले, 8 यहाँ पर हो जाएंगे, 8 यहाँ पर हो जाएंगे। 8 ये कितना हो जाएगा? 24, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 28 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। ये सिंपल से इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर देखो, तो अगर तुम ध्यान से यहाँ पर निम्नलिखित शक्लों में अगला चित्र ज्ञात कीजिए। ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। वर्टिकल वर्टिकल, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल, तो वर्टिकल के आगे वर्टिकल ही आएगा। तो पहली बात तो ये हॉरिजेंटल वाले गलत हो जाएंगे। वर्टिकल में कौन सा आएगा? तो सर्किल से स्क्वायर, सर्किल से स्क्वायर, तो सर्किल से स्क्वायर में पहुंचेंगे तो डी ऑप्शन आएगा, ए ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल रीजनिंग का है। ये आगे मिरर लगा हुआ है, ये एक हेक्सागोन है, इसकी इमेज यहाँ पर बनानी है। तो कैसे बनेगी? देखो, हेक्सागोन जो बनेगा वो वैसा ही बनेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अरे हेक्सागोन अच्छे से बन जाओ, बेंजीन रिंग। ठीक है, हेक्सागोन जो बनेगा, अब हेक्सागोन जैसे बनेगा वैसे बनेगा। ये सर्किल कैसा है? ये जब चेंज होगा यहाँ पर आ जाएगा, ये सर्किल तो ऐसा ही रहेगा, ये सर्किल तो यहाँ पर ऐसा आएगा, तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ये सवाल गलत है। ठीक है, यहीं समझा लेते हैं। ये सर्किल तो ऊपर ऐसा ही आएगा, लेकिन जो ये सर्किल हो जाएगा ये घूम जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ ही रहेगा। तो जो फिगर आएगा देखो, इसमें ऊपर की तरफ है ये खत्म, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ है ये। देखो ये जो सर्किल, ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल है सर्किल नहीं है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये देखो सेम है, ये दोनों सेम है।
लेकिन तुम इस वाले को ध्यान से देखो, ये जो सर्किल नीचे की तरफ झुका हुआ है, जब ये आएगा, ये जो ट्रायंगल नीचे की तरफ है, जब ये इधर घूम के आएगा तो नीचे की तरफ ही रहेगा। ये थोड़ा टिल्ट करके बनाया गया है, लेकिन पूरी तरह नीचे जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, इसलिए यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख सकते हो, यहाँ पर देखो स्क्वायर के बाहर स्टार है, यहाँ स्क्वायर के बाहर स्टार है, यहाँ भी स्क्वायर के बाहर स्टार है, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर के अंदर स्टार है। तो यही वाली संख्या जो विषम है, इस तरह के सवालों में वही पूछा जाता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, विषम वाला फिगर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? ये थोड़ा फास्ट फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि इस तरह के सवालों का बहुत आसानी से बना लेते हो, मतलब फिगर वाले सवालों को, तो इसलिए इनको थोड़ा सा जल्दी समझाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं, तो तुम ध्यान से देखो। एक एक त्रिभुज काउंट कर सकते हो, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। एक, दो, तीन, चार, ये पूरा कितना बन गया, पांचवा। ये कितना बन गया, छठवां। ये कितना बन गया, सातवां। ये कितना बन गया, आठवां। बाहर वाला भी ले लो एक, तो कितना बन गया, नौवां। क्या नौ के अलावा भी त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं क्या? एक, दो, तीन, चार, ठीक है। बाहर वाले पूरा का पूरा पाँच, छः, सात, आठ, और ये बड़ा ट्रायंगल नौ। नौ ही दिख रहे हैं, नौ इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ज्यादा नहीं लगाने हैं कि जो सबसे बड़ा आंसर होता है वही लगा देते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला आंसर लगा देते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सूत्र कौन सा प्रयोग करते हैं हम? n+1/2। जहां पर n की वैल्यू कितनी है, 24, तो 24 × 24 + 1 हो जाएगा 25/2। तो 25 गुणे हो जाएगा 12, 25 धाम होता है 200, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 250, और 50 300 हो जाएगा, ये इस सवाल का उत्तर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, मान लो एक यहाँ पर वुमेन है कोई, ठीक है, इसके तरफ इशारा करते हुए अशोक कह रहा है। अशोक ने कहा उसकी पोती, इस महिला की पोती कौन होगी, इस महिला की बेटी की जो बेटी होगी, मान लो इस महिला का बेटा एक्स है, इसकी जो बेटी होगी वाई, ये इसकी पोती होगी। उसकी पोते मेरे भाई की इकलौती बेटी है। इसकी जो पोती ये मेरे भाई की इकलौती बेटी है, तो एक्स क्या हो गया, ए का भाई हो गया। ये मैंने रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको समझाया है। एक्स क्या हो गया, ए का भाई हो गया। और भाई की इकलौती बेटी कौन है, ये वाई है, तो कह रहे भाई की इकलौती बेटी है। वह महिला अशोक से किस प्रकार संबंधित है? तो अगर ये इसकी बेटी है, और जो एक्स जो हम मैंने इमेजिनरी बनाया हुआ ये इसका भाई है, तो ए और एक्स दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। तो अगर ये इसका बेटा है तो ये भी इसका बेटा हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा। वही महिला क्या लगेगी अशोक की, तो महिला लगेगी अशोक की माँ। माँ इसका ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर है। बहुत ही आसान होते हैं रिलेशनशिप वाले, बस थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। अब देखो अगला सवाल है, गणेश ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो गणेश ने कहा यह लड़की, कोई लड़की एक्स है, उसके माता के पोते की पत्नी है। तो मान लो माता का जो उसका बेटा होगा, उसके माता का बेटा वो खुद हो सकता है, ठीक है। वो लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो इसका जो बेटा होगा, इसका बेटा मान लो एक्स है, उसकी पत्नी है जो वो एक लड़की है, वो एक लड़की है जिस लड़की के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, तो ये लड़की, लड़की के लिए गणेश कौन है, तो लड़की के लिए गणेश कौन हो जाएगा, गणेश हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके पति का ये पिता है, तो गणेश इसका हो जाएगा ससुर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर। अगले सवाल में गलत संख्या पूछ रहा है। 27 में 1 घटाया, 26 में 2 घटाया, 24 में 3 घटाया, 21 में 3 घटाया, 18 में 4 घटाना चाहिए, तो आना चाहिए था 14, लेकिन आया है 12। 12 इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है, इसलिए यही सवाल क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल में उसका आंसर छिपा हुआ है। सवाल में कह रहा है कि अप्रैल 2024 तक एक स्कूल में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 तक 23 से 28 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, कम से कम 60% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक होने चाहिए। और ये उसके 3 कंडीशन दी हैं कि यदि पीजी नहीं है तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट यहाँ में सुधा है, सुधा रंजन 56% अंकों के साथ एमसीए, जन्म तिथि 12 फरवरी 1999, एक शिक्षक के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है, इंटरव्यू में 55% अंक प्राप्त किए हैं,
तो सवाल में कहा जा रहा है उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या क्या कंडीशन होगी। देखो, पहली बात, अप्रैल 2024 से 23 से 28 के बीच इसकी एज आ रही है क्या। देखो, ध्यान से देखो, 1999 की है, 2024 जब पहुंचेगी तो इसकी जो एज आएगी वो 25 साल के आसपास आएगी, जो कि 23 और 28 के बीच में पड़ता है। तो एज से रिलेटेड इशू तो यहाँ पर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सिलेक्शन इसका हो जाना चाहिए। 56% अंकों के साथ एमसीए किया हुआ है। एमसीए मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में क्या होना चाहिए, 60% होने चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तीसरा हो गया, 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो 3 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। इंटरव्यू में 55% अंक है। यहाँ पर कह रहा है कि इंटरव्यू में न्यूनतम 50 में से 25 अंक हो, मतलब 50% अंक हो। तो यहाँ 55% है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या इस कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए, जहां पर लिखा हुआ है 56% के साथ एमसीए, इसकी कोई कंडीशन दी है। तो यहां पर लिखा हुआ है, यदि उम्मीदवार के पास पीजी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ये तो है। यदि उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त करता है तो मामले को यहाँ भेजा जा सकता है। ठीक है, यदि उम्मीदवार आयु सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है तो मामले को स्कूल के निर्देशक बोर्ड को भेजा जाना है। हम देख सकते हैं, अगर 55% से, अगर 60% से कम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके लिए यहाँ पर कोई रियायत नहीं दी गई है, तो सीधा उम्मीदवार का चयन नहीं होना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप सारी कंडीशन को ध्यान से फॉलो कर सकते हैं, तभी इस सवाल का आंसर आएगा। और इस तरह के सवालों को करने में अगर जल्दीबाजी करेंगे और सोचेंगे कि थोड़ा मतलब, तो आपको सवाल में गलती हो सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से करना है ऐसे सवालों को। फिर अगला सवाल है, आपको बेजोड़ संख्या ज्ञात करनी है। 1131, 1728, 2197, 2744, 3365। देखो, ये होता है 11 का क्यूब, ये होता है 12 का क्यूब, ये होता है 13 का क्यूब, और ये हो जाएगा 14 का क्यूब। अगर आपको नहीं भी आता तो आप गेस कर सकते हो कि 14 के लास्ट में 4 आता है, तो 4 का जो क्यूबिक होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। लेकिन 5 का क्यूब ये नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि जो 15 का क्यूब होता है, 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, लास्ट में 25 से कटना चाहिए ना। तो ये 3365 नहीं बनेगा, यही एक बेजोड़ संख्या है। और अगला सवाल है, नीचे से फिर गद्दान से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल है, 5 बेजोड़ संख्या याद करनी है। 5 तिया 15, 15 चौका 60, 60 पंचे यहाँ पर 300 होना चाहिए था, तभी आगे 300 का मल्टीप्लाई 6 से करके 1800 हुआ है। 3 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, 5 गुना होना चाहिए था, लेकिन ये 5 गुना ना होके 350 है। तो यही बेजोड़ संख्या है, यही सवाल का उत्तर है। तो ये सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बीच में स्किप कर दिया है जो वर्बल रीजनिंग के हैं, जो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक इन सारे क्वेश्चन को करने से आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन आते कैसे हैं। और जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, वो क्वेश्चन सेट करने वाला कोई नॉर्मल स्टूडेंट या फिर कोई भी मतलब प्रोफेशनल भी हो सकता है। लेकिन जो पेपर आता है, उस तरह के पेपर को, पूरे नेचर को समझने के लिए आपको कम से कम प्रीवियस ईयर के 5 सेट जरूर लगाने चाहिए। तो ये एक सेट मैंने सॉल्व कराया है, ऐसे करके 2 3 4 सेट इसके आपको और लगवाए जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा मदद मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।